से बोर्ड क्लियर है? शाबाश बच्चे, कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम अरीबा, बहुत अच्छी बात है। तो आज तो सलाम भी उर्दू में की जा रही है। वालेकुम अस्सलाम हिना। वॉइस और बोर्ड क्लियर है ना? सभी लोग जवाब दीजिए। वेरी गुड। हाँ, तो चलिए हमें क्या पढ़ना है आज? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मजरूह सुल्तानपुरी को। तो जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें 2 गजल गो शायरों को पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मजरूह से। मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, शाबाश। मजरूह सुल्तानपुरी जो है, अगर हम इनके बारे में बात करेंगे, इनका नाम जो है क्या था? मजरूह का नाम था असरारुल हसन खान। क्या था इनका नाम? असरारुल हसन खान जो है मजरूह का नाम था। असरारुल हसन खान जो है मजरूह का नाम था। और जो इनका इब्तदाई तखल्लुस था वो क्या था? इसरार था। इनका इब्तदाई तखल्लुस क्या था? इसरार था। लिख लीजिए, मजरूह का नाम असरारुल हसन खान था और इब्तदाई तखल्लुस भी इनका इसरारी था। मजरूह का नाम असरारुल हसन खान था और इब्तदाई तखल्लुस इनका असरार था। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, मजरूह सुल्तानपुरी जो है आजमगढ़ में पैदा हुए हैं 1919 ईस्वी में। तो बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये, इनके हवाले से इनकी पैदाइश ज्यादातर पूछी जाती है। तो मजरूह सुल्तानपुरी कहाँ पर पैदा हुए हैं? आजमगढ़ में। कब? 1919 ईस्वी में। आजमगढ़। मजरूह सुल्तानपुरी 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में पैदा हुए। और उसके बाद मजरूह का जो इंतकाल हुआ है 2000 में हुआ है। मजरूह का इंतकाल 2000 में कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। आजमगढ़ में इनकी पैदाइश 1919 ईस्वी में और मुंबई में इनका इंतकाल 2000 ईस्वी में। देख लिया? मजरूह सुल्तानपुरी 1919 ईस्वी में जो है आजमगढ़ में पैदा हुए थे और इनका जो इंतकाल हुआ था वो हुआ था 2000 ईस्वी में मुंबई में। ठीक है ना? और इसके बाद आप लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मजरूह के वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद हसन खान जो है मजरूह के वालिद का नाम था। मोहम्मद हसन खान। मोहम्मद हसन खान जो है मजरूह के वालिद का नाम था। और आपको पता ही है इनका वतन जो है सुल्तानपुर था। कि वतन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, मजरूह जो है सुल्तानपुर इनके नाम के साथ जुड़ा ही है। और मजरूह के वालिद का नाम मोहम्मद हसन खान था और जिनका वतन क्या था? सुल्तानपुर था। वालिद का नाम आप याद रखेंगे, मोहम्मद हसन खान। ठीक है? और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मजरूह 1939 ईस्वी में। मजरूह 1939 ईस्वी में। एक सेकंड। मजरूह सुल्तानपुरी जो है 1939 ईस्वी तक असरार तखल्लुस रखते थे। मैंने पहले ही बोला था जो इनका असरार तखल्लुस था वो इनका इब्तदाई तखल्लुस था। और बात करेंगे मजरूह जो है 1939 ईस्वी तक जो है क्या तखल्लुस रखते थे, क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? तो इसरार तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। इनका इब्तदाई तखल्लुस था। ठीक है? और बाद में दोस्तों की इमा पर मजरूह तखल्लुस इख्तियार किया। किसकी इमा पर? दोस्तों की इमा पर जो है इन्होंने असरार के बदले जो है कौन सा तखल्लुस जो है इस्तेमाल करने लगे? तो मजरूह तखल्लुस इस्तेमाल करने लगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो इब्तदाई तखल्लुस इनका इसरार था। लेकिन बात करेंगे
1939 ईस्वी तक की जो इनका इब्तिदाई तखल्लुस था वो ये इस्तेमाल करते थे 1939 तक। उसके बाद जो है इन्होंने दोस्तों की इमा पर जो है इन्होंने कौन-सा तखल्लुस इख्तियार किया? तो मजरूह तखल्लुस इन्होंने इख्तियार किया। यानी कि इब्तिदाई तखल्लुस इनका इसरार था और बाद में मजरूह तखल्लुस इख्तियार करने लगी। क्लियर है? हाँ, तो इसके बाद लिख लीजिए। आपको शायद पेपर फर्स्ट में शायद टेस्ट था। पेपर फर्स्ट में आपको टेस्ट था? किस यूनिट का टेस्ट था आपको? किस यूनिट का टेस्ट था बच्चा? यूनिट नंबर 10 वेरी गुड। हायर एजुकेशन का है ना? तो बच्चे इंग्लिश में नहीं था क्या? मेरे ख्याल से हिंदी में भी और इंग्लिश में भी होना चाहिए था। आपको सर को बताना था ना सर हम जो है इंग्लिश में भी पेपर होना चाहिए। हाँ, तो सर को बताइएगा आगे से जो भी टेस्ट जो है होगा वो तो इंग्लिश में भी होगा फिर सर भूल गए होंगे। हाँ, देखिए सर क्या जो है सर के साथ बात करना इस बारे में, उनको बताना कि हिंदी नहीं आती है। क्या बच्चे अदनान 9 लिख रहे हैं? बच्चे तो बोल रहे हैं यूनिट 10 का एग्जाम था हायर एजुकेशन का। 9 सर ने पूछा था। अच्छा, चलिए तो अभी तैयार रही इस टेस्ट के लिए जो संडे के दिन होने वाला है। कल नहीं, जो नेक्स्ट संडे आएगी या सैटरडे या संडे, तो इन्फॉर्म करूंगी मैं, लेकिन आप तैयार रहेंगे सैटरडे के दिन भी। चलिए, तो पेपर सबका कैसा हुआ? ध्यान दीजिए, पेपर फर्स्ट पे भी अच्छे से ध्यान देना है और पेपर सेकंड पे भी, ठीक है ना? ये बहुत प्रॉब्लम होती है फिर लास्ट में बच्चे जो है अच्छा स्कोर कर पाते हैं पेपर 2 में, लेकिन पेपर फर्स्ट उनका बहुत वीक होता है, जिस वजह से उनका नेट भी नहीं होता है। बहुत खतरनाक हुआ। अदनान बहुत खतरनाक हुआ, अब मैं क्या समझूं अच्छा हुआ या बुरा हुआ? खतरनाक हुआ तो मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ होगा। पता नहीं मेरे सब्जेक्ट में आपको क्या होता है फिर। नहीं सर ने पढ़ाया होगा तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा फिर जो मेरे पेपर में आप करते हैं। मजरू 1939 ईस्वी तक इसरार तखल्लुस रखते थे और बाद में दोस्तों की इमा पर मजरू तखल्लुस इख्तियार किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। मजरू ने 1935 या 1935 या 1935 या 1936 1935 या 1936 में शायरी शुरू कर दी थी। आप याद रखेंगे 1935 में जो है मजरू सुल्तानपुरी ने शायरी शुरू कर दी थी। तो बहुत ही कम उम्र में जो है इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी। बताइए तब इनकी उम्र कितने साल की थी? 18-19 साल है ना? नहीं ज्यादा होगी बच्ची, क्योंकि 1919 में इनकी पैदाइश हुई है। अब अगर हम 1935 की 35 है ना, तो देखिए 16-17 ईयर्स। मुझे लगा था 1938 में, सॉरी। तो बात करेंगे 1935 में जो है इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी, 1938 में नहीं 1935 में। मजरू ने 1935 ईस्वी में शायरी शुरू कर दी थी। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। मजरू ने 1938 ईस्वी में लखनऊ से तिब यूनानी यूनानी की डिग्री हासिल की थी। तिब यूनानी। मजरू ने 1938 ईस्वी में लखनऊ से तिब यूनानी की डिग्री हासिल की थी। कब? 1938 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। मजरू ने जिगर और रशीद अहमद सिद्दीकी से इस्तिफादा किया है। किससे इस्तिफादा किया है? मजरू सुल्तानपुरी ने जिगर से और रशीद अहमद सिद्दीकी से। मजरू ने जिगर और रशीद अहमद सिद्दीकी से इस्तिफादा हासिल किया है। लिख लिया सभी ने? हाँ बच्चे। रशीद हसन खान और सॉरी रशीद अहमद सिद्दीकी और जिगर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। रशीद अहमद सिद्दीकी ने मजरू को 3 साल अपने घर में रखा था। जो मजरू सुल्तानपुरी है ना, इनको जो रशीद अहमद सिद्दीकी है वो अपने घर पर 3 साल रखे थे मजरू सुल्तानपुरी को।
आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मजरू सुल्तानपुरी को 3 साल अपने घर में कौन रखा था? तो रशीद अहमद सिद्दीकी रखे थे। रशीद अहमद सिद्दीकी ने मजरू को 3 साल तक अपने घर में रखा था। जल्दी से लिख लीजिए, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मजरू तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। तो बहुत ही अहम पॉइंट है ये। कभी-कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको बताना होता है कि वहाँ पर तरक्की पसंद तहरीक के साथ कौन वाबस्ता था, कौन वाबस्ता नहीं था। वहाँ पर फिर कन्फ्यूजन होता है। तो आपको पता होना चाहिए, मजरू सुल्तानपुरी जो है तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। मुझे बताइए, अलीगढ़ तहरीक का दूसरा नाम क्या है? अलीगढ़ तहरीक का दूसरा नाम क्या है? मजरू सुल्तानपुरी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। सरसिद तहरीक, वेरी गुड। वेरी गुड हिना, अदनान, अरीबा, शाबाश, गुड। तो मजरू जो है तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता नहीं थे, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। कौन? मजरू सुल्तानपुरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, आतिश ने भी गजल के सिवा कुछ नहीं लिखा था। आतिश ने भी गजल के सिवा कुछ नहीं लिखा था। और बताइए मुझे, वो कौन सा गजल गो शायर है जिन्होंने गजल के अलावा किसी भी सिनफ में तब आजमाई नहीं की थी, मजरू के अलावा? ये आतिश जो है, आतिश के अलावा, शाबाश, सॉरी, मजरू नहीं, आतिश के अलावा, वेरी गुड। तो दर्द जो है ना, तो उन्होंने कभी दहली छोड़ा था, वो दहली में भी उनका इंतकाल ही हुआ था, उनकी पैदाइश भी हुई थी, कभी वो दहली छोड़कर नहीं गए थे। और उनके अलावा अगर हम देखेंगे, गजल के अलावा जो है उन्होंने किसी भी सिनफ में तब आजमाई नहीं की थी। तो बिल्कुल आतिश जो है, आतिश ने भी गजल के सिवा कुछ नहीं लिखा था। आतिश और दर्द आप याद रखेंगे। आतिश ने भी गजल के सिवा कुछ नहीं लिखा था, यानी कि किसी भी सिनफ में तब आजमाई नहीं की थी गजल के सिवा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मजरू को तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है। अभी मैंने बोला था ना, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता मजरू सुल्तानपुरी, और इनको जो है तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है। किनको? मजरू सुल्तानपुरी को। तरक्की पसंद गजल का नकीब, क्लियर हुआ? मजरू को तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में मजरू जिगर के साथ मुंबई में मुशायरे में शिरकत की गर्ज से गए थे। तो आप याद रखेंगे, मजरू सुल्तानपुरी जो है वो मुंबई गए थे, मुशायरे की शिरकत में करने के लिए गए थे। किसके साथ गए थे? जिगर के साथ गए थे, ठीक है ना? और जिगर से ही इन्होंने इस्तिफादा हासिल किया था, और उसके अलावा रशीद अहमद सिद्दीकी से भी। 1945 ईस्वी में मजरू जो है जिगर के साथ बम्बई एक मुशायरे में शिरकत की गरज से गए थे, जहां फिल्म डायरेक्टर कारदार मजरू का कलाम सुनकर वो बहुत मुतासिर हुए थे। वो जहाँ जहाँ जो है फिल्म के लिए जो फिल्म का डायरेक्टर था, वो मजरू का कलाम सुनकर जो है क्या हुए थे, बहुत ही इंस्पायर हुए थे, बहुत ही मुतासिर हुए थे मजरू की मजरू के कलाम से। यानी कि मजरू का कलाम जो उन्होंने सुना था, वो बहुत मुतासिर उनके कलाम से हुए थे, ठीक है ना? वेरी गुड बच्चे, नकीब। तो 1945 ईस्वी में मजरू जिगर के साथ मुंबई एक मुशायरे में शिरकत करने की गर्ज से गए थे, जहां फिल्म डायरेक्टर कारदार जहां फिल्म डायरेक्टर कारदार मजरू का कलाम सुनकर बहुत मुतासिर हुए थे। गए किसके साथ थे ये? जिगर के साथ गए थे, 1945 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मजरू ने 1945 ईस्वी में फिल्म शाहजहां के लिए अपना पहला नगमा लिखा था। किस फिल्म के लिए? फिल्म का नाम क्या था? शाहजहां, ये फिल्म का नाम था। शाहजहां के लिए जो है अपना पहला नगमा लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने 1935 ईस्वी में। मजरू ने 1945, सॉरी, 35 नहीं, 45 है। मजरू ने 1945 ईस्वी में फिल्म शाहजहां के लिए अपना पहला नगमा लिखा था। क्लास में बहुत कम बच्चे आज है, क्या बात है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, वो पहला नगमा क्या लिखा था, बताइए मुझे जरा। जो मजरू ने 1945 ईस्वी में फिल्म शाहजहां के लिए जो अपना पहला नगमा लिखा था, वो बताइए, बता सकता है कोई?
वेरी गुड अदनान। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करें। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मजरू 1 साल तक जेल भी रहे हैं। मजरू जो है 1 साल तक जेल भी रहे हैं, किस वजह से। मजरू 1 साल तक जेल में क्यों रहे हैं, किस वजह से। कम्युनिस्ट पार्टी की हामी होने की वजह से। कम्युनिस्ट पार्टी मीन्स सियासत के साथ जो है, कम्युनिज्म पार्टी जो इनकी थी उसके साथ जो है इनका ताल्लुक था, जिसकी वजह से इनको 1 साल जेल हुई थी। जब दिल ही, वेरी गुड, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करें। मजरू 1 साल तक जेल भी रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी की हामी होने की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मजरू ने फिल्मी जिंदगी के बचपन, मजरू ने फिल्मी जिंदगी के 55 बरसों में 55 बरसों में तकरीबन 350 गाने उर्दू में और 3 भोजपुरी में लिखे हैं। मजरू ने फिल्मी जिंदगी के 55 बरसों में तकरीबन 350 गाने लिखे थे, 350 उर्दू में और 3 भोजपुरी में लिखे थे। फिल्मी जिंदगी के 55 बरसों में इन्होंने जो है क्या लिखा था, 350 गाने उर्दू में और 3 भोजपुरी में लिखे थे। यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद इनके कारनामे लिख लीजिए, शाबाश। इसके बाद इनके कारनामे लिख लीजिए। इनके कारनामे लिख लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, मजरू के कितने शायरी मजमूए हैं। मैं अक्सर बताती हूँ आपको, जैसे हमने जिगर के बारे में पढ़ा, असगर के बारे में पढ़ा, तो इसी तरह मुझे बताइए जो मजरू सुल्तानपुरी है इनके कितने शायरी मजमूए हैं, और वो 2 हमारे निसाब में भी शामिल है। तो बात करेंगे, 2 इनके शायरी मजमूए हैं, एक है गजल और दूसरा क्या है, मशअल जां। मशअल जां। गजल और मशअल जां। मशअल जां, वेरी गुड। ये इनके 2 शायरी मजमूए हैं। मजरू का पहला जो शायरी मजमुआ है वो गजल है, रखेंगे। अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहला शायरी मजमुआ चाहे वो जोश का हो, चाहे वो किसी का भी हो, या मजरू का हो, जिसका भी हो, चाहे वो नज्म को शायर हो, गजल को शायर हो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला शायरी मजमुआ मजरू का कौन सा है, तो गजल है। गजल के उन्वान से इनका पहला शायरी मजमुआ है, ठीक है। गजल के उन्वान से 1953 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से शाया हुआ था। मजरू का जो पहला शायरी मजमुआ है गजल के उन्वान से 1953 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से शाया हुआ था। कब हुआ था, 1953 में। मजरू का पहला शायरी मजमुआ गजल के उन्वान से 1953 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से शाया हुआ था। और उसके बाद इसका तारुफी मुकदमा, इसका तारुफी मुकदमा अली सरदार जाफरी ने, अली सरदार जाफरी ने, और इसका पेश लफ्ज किसने लिखा है, काजी अब्दुल गफार ने। काजी अब्दुल गफार ने। हाँ बच्चे, अब याद रख सकते हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से शाया किया गया था इसको, और इसका तारुफी मुकदमा अली सरदार जाफरी ने, और इसका जो पेश लफ्ज है वो किसने लिखा है, काजी अब्दुल गफार ने लिखा है। इसका गजल का तारुफी मुकदमा अली सरदार जाफरी ने, लेकिन जो इसका पेश लफ्ज था काजी अब्दुल गफार ने। बच्चे मैंने बताया है इनके कारनामों में इनके 2 शायरी मजमुए हैं, पहला जो है गजल है और दूसरा जो है मशअल जां है। और गजल के बारे में मैंने बताया इनका पहला शायरी मजमुआ है जो कि 1953 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से शाया हुआ था। मजरू का पहला शायरी मजमुआ गजल के उन्वान से
1953 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से शाया हुआ था और इसका जो तारुफी मुकदमा है ना गजल का, वो अली सरदार जाफरी ने लिखा था और इसका जो पेश लफ्ज लिखा था काजी अब्दुल गफ्फार ने लिखा था। किसका? गजल का। अब क्लियर हुआ? हाँ, तो इसके बाद लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। मजरू की इस पहले मजमुए में यानी कि गजल में, ये इनका पहला शेरी मजमुआ था ना, तो मजरू के इस पहले मजमुए में 1942 से लेकर 1952 के दरमियान, 1942 से लेकर 1952 के दरमियान लिखी गई गजलें शामिल है। ये गजल जो है यानी कि जो शेरी मजमुआ है मजरू सुल्तानपुरी का, इसमें जो है 10 साल के दरमियान जो है गजलें शामिल की गई है, यानी कि 1942 से लेकर 1952 के दरमियान, 42 से 50 तक के जो दरमियान जो लिखी गई गजलें हैं वो गजल में शामिल है, यानी कि पहले शेरी मजमुए में शामिल है। मजरू के इस पहले मजमुए में 1942 से 1952 के दरमियान लिखी गई गजलें शामिल की गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 1956 में 1956 में चंद नई गजलों की इजाफे चंद नई गजलों के इजाफे के साथ गजल का दूसरा एडिशन शाया हुआ था। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, बहुत ही अहम है। गजल के कितने एडिशन है? तो दो है। पहला 1953 में शाया हुआ और दूसरा 1956 में कुछ इजाफों के साथ इसको शाया किया गया था, दूसरे एडिशन को। गजल का जो दूसरा एडिशन था, इस मजमूए का जो दूसरा एडिशन था, 1956 में उसको शाया किया गया था। वेरी गुड। पहला 1953 में। दोनों बहुत अहम है। और मजरू ने 1991 में इस मजमूए यानी कि गजल की इशाअत के वक्त इसका नाम क्या रखा था? मशअल जान रखा था। इसी का नाम फिर इन्होंने मशअल जान रखा था शाया करने के वक्त, ठीक है ना। मजरू ने 1991 ईस्वी में इस मजमूए गजल की इशाअत के वक्त इसका नाम मशअल जान रखा था। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मजरू ने 1991 में इस मजमूए यानी कि गजल की इशाअत के वक्त इसका नाम क्या रखा था? मशअल जान रखा था। और मशअल जाम में 1942 से 1988 तक का कलाम शामिल किया गया है। मशअल जाम में जो है 1942 से लेकर 1988 तक का जो कलाम है वो मशअल जाम में शामिल किया गया था, जिसमें मजरू की 41 गजलें हैं, 5 नज़में हैं और 32 मुतफरिक अशार शामिल है। मशअल जाम में 1942 मशअल जाम में 1942 से लेकर 1988 तक का कलाम क्या है? शामिल है, जिसमें मजरू की 41 गजलें हैं, 5 नज़में हैं, 32 मुतफरिक अशार शामिल है। लिख लिया सभी ने? कहीं पर कोई कंफ्यूजन मत है? क्लियर हुआ या मैं फिर से एक बार रिपीट करूं? तो मजरू के हवाले से आप इतना याद रखेंगे, पैदाइश, वफात और ये किसके साथ उनका वाबस्ता था? तरक्की पसंद तहरीक के साथ। और इनकी जो है शेरी मजमू इतना बहुत अहम है। शाबाश, सब लोग बताइए, सभी ने लिख लिया ना? मैं फिर से बताती हूँ, इनका नाम, इनकी पैदाइश, इनकी वफात, इनका ताल्लुक किस जो है तहरीक से था, और इनकी जो दो शायरी मजमूए हैं इनको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो इतना जो है काफी है। क्लियर है ना सबका? कहीं पे कोई कंफ्यूजन मत है? मुझे बताइए, मैं क्लियर करूंगी और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज हमें 2 गजल को शायरों को पढ़ना है और कल इंशाल्लाह इस यूनिट को हम किसी भी तरह कंप्लीट करेंगे।
सब लोग बताइए। चले, इरफान सिद्दीकी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कल जो है, एक तो शहरियार है, और उसके अलावा कलीम आजिज है ना। कलीम आजिज और शहरियार के बारे में हम कल पढ़ेंगे। और बताइए मुझे, कल दिन में जो है किसी को टाइम है, मतलब सबको अगर टाइम है, किसी जो है कोई टाइम मुझे बता दीजिए, फिर हम और एक क्लास तब कर लेंगे। मैंने बोला था ना, तब हम खलीलुर रहमान आजमी को पढ़ेंगे। बताइए, कल किसी भी तरह इस यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे, और मंडे के दिन हम यूनिट नंबर 8 या 9 जो आप बता रहे थे वो उठाएंगे। बताइए कोई सी टाइमिंग कल दिन में, कल संडे है ना, तो मेरे ख्याल से सबका ऑफ ही होगा, तो कोई टाइमिंग बताइए मुझे, तो जिसमें हम आधा क्लास कर लेंगे, आधा हम कल के क्लास में दिन में पढ़ लेंगे, और आधा हम शाम को पढ़ेंगे, और किसी भी तरह इसको कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो हमारे सिलेबस में है भी नहीं, आप खुद भी वो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं खुद वो पढ़ा दूंगी अगर आप चाहेंगे तो, वरना अगर आप खुद पढ़ेंगे उससे वो हमारे निसाब में शामिल भी नहीं है। आप अगर खुद भी पढ़ना चाहेंगे, लेकिन वहां से क्वेश्चन बनते हैं खलीलुर रहमान आजमी के हवाले से, उनकी जो शेरी मजमूए हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं। बताइए, जल्दी से बताइए, हमें इरफान सिद्दीकी के बारे में पढ़ना है। बच्चे, कलीम आजिज तो हमारे निसाब में शामिल है, खलीलुर रहमान आजमी हमारे निसाब में शामिल नहीं है, लेकिन खलीलुर रहमान आजमी के हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ हम उसको भी पढ़ें। कलीम आजिज को तो हम कल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्या आप सभी को पता है टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो मैं भी कोशिश करूंगी कल दिन में एक क्लास लूंगी, फिर शाम को दूसरी क्लास लेंगे। बताइए टाइमिंग, बताइए सब लोग ने बताया 4 बजे, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कब क्लास करेंगे। बताइए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। बच्चे एक बार क्लास ले लेंगे तो वो तो बहुत टाइम के लिए जो है हमारी क्लास चलेगी, फिर एक टाइम में बर्डन हो जाएगा ना, मतलब इतनी देर तक क्लास लेना वो ठीक नहीं है। बच्चे सुबह का टाइम पॉसिबल नहीं है सामा। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम 7:30 बजे आज क्लास करते हैं, तो हम काम करेंगे 7 बजे से 8:30 तक क्लास कर लेते हैं, शाम के 7 से 8:30 तक, तो तीनों को कवर कर लेंगे फिर। क्या बोलते हैं आप, सब लोग जवाब दीजिए। हाँ, कल आप रेडी रहेंगे शाम 7 बजे ही, है ना। तो कल, बस कल के लिए सिर्फ, कल 7 बजे से आप 8:30 तक, या थोड़ा सा अगर आगे भी जाएगा तो तीनों को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बच्चा, लिख लीजिए इरफान सिद्दीकी, क्योंकि मैं चाहती हूँ वहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका छूटना नहीं चाहिए। चले, नेक्स्ट ये जो है इरफान सिद्दीकी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इरफान सिद्दीकी के बारे में हम देखेंगे, जो इनका नाम था वो मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी था। नाम इनका था मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी। मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी क्या था, नाम था। मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी था इरफान सिद्दीकी का नाम, और तखल्लुस इनका इरफान सिद्दीकी ही था। तखल्लुस इनका क्या था, सिद्दीकी ही इनका तखल्लुस था, और इसी वजह से जो है ये बहुत ही मशहूर है, जाने जाते हैं। लिख लिया सभी ने। जहाँ पे लिखना नहीं आएगा मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं लिखूंगी तो बहुत टाइम इससे जो है ऐसे वेस्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे नहीं लिखना आएगा मुझे बताइएगा, यहाँ कहीं भी समझ नहीं आएगा, रिपीट करना होगा तब भी मुझे बताइएगा। तो नाम इनका था मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी, खलूस इनका था इरफान सिद्दीकी, ठीक है ना। वेरी गुड। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे इनकी पैदाइश के हवाले से, मैं बार बार बताती हूँ, पैदाइश वफात अब इस तरह रट लीजिए, नींद में भी अगर आपको कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। इरफान सिद्दीकी 1939 ईस्वी को बदायूं में पैदा हुए थे। 1930 ईस्वी में जो है बदायूं में
बदायूं में पैदा हुए थे और इरफान सिद्दीकी का जो इंतकाल हुआ था 2004 में लखनऊ में हुआ। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश 1939 में बदायूं में हुई थी और इनका जो इंतकाल हुआ था 2004 को लखनऊ में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या था? सलमान अहमद हिलाली। सलमान अहमद हिलाली इनके वालिद का नाम था और वालिदा का नाम था राबिया खातून। लिख लिया सभी ने? इनके वालिद का नाम था सलमान अहमद हिलाली और वालिदा का नाम था राबिया खातून। क्लियर हुआ? शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इरफान सिद्दीकी की शादी सैयदा हबीब के साथ हुई थी 1964 में। सलमान अहमद लाली नहीं है बच्चे, सलमान अहमद हिलाली, हिलाली है। ठीक है। और क्या बोल रही थी मैं, इरफान सिद्दीकी की शादी किसके साथ हुई थी? सैयदा हबीब के साथ हुई थी। कब? 1964 में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इरफान सिद्दीकी ने इब्तदाई तालीम, जो इरफान सिद्दीकी की जो इब्तदाई तालीम थी मिशन स्कूल में, मिशन स्कूल और इस्लामिया इंटर कॉलेज बदायूं से हासिल की थी। इरफान सिद्दीकी ने जो अपनी इब्तदाई तालीम थी वो कहाँ पर हासिल की थी? मिशन स्कूल और इस्लामिया इंटर कॉलेज बदायूं से हासिल की थी। इरफान सिद्दीकी ने इब्तदाई तालीम मिशन स्कूल और इस्लामिया इंटर कॉलेज बदायूं से हासिल की थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इरफान सिद्दीकी ने आला तालीम, इरफान सिद्दीकी ने आला तालीम बरेली कॉलेज से हासिल की थी। बरेली से। इरफान सिद्दीकी ने आला तालीम बरेली कॉलेज बरेली से हासिल की थी। क्लियर हुआ? लिख लिया सभी ने? इरफान सिद्दीकी ने आला तालीम बरेली कॉलेज बरेली से हासिल की थी। बरेली कॉलेज बरेली से। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इरफान सिद्दीकी ने एमए आगरा यूनिवर्सिटी से किया था। एमए जो है आगरा यूनिवर्सिटी से किया था इरफान सिद्दीकी ने, आगरा यूनिवर्सिटी से।
इरफान सिद्दीकी ने एमए आगरा यूनिवर्सिटी से किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इरफान सिद्दीकी ने 9 बरस की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी। देखिए अब इन्होंने जो है 9 बरस की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी। इरफान सिद्दीकी ने 9 बरस की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी। क्या ये पॉसिबल है? इरफान सिद्दीकी ने 9 बरस की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इरफान सिद्दीकी के दादा इरफान सिद्दीकी के दादा मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी मौलवी इकराम अहमद शाह सिद्दीकी शायर थे। जो इरफान सिद्दीकी के दादा थे, ये भी क्या थे? एक शायर थे, जिनका नाम मौलवी इकराम अहमद शाह सिद्दीकी, ये भी क्या थे? एक शायर थे और एहसन मारहरवी के ये क्या थे? शागिर्द थे। कौन बताइए? एहसन मारहरवी के शागिर्द कौन थे? इरफान सिद्दीकी के दादा। वेरी गुड। इरफान सिद्दीकी के दादा जो है एहसन मारहरवी के शागिर्द थे और वो भी एक शायर थे, मौलवी इकराम अहमद शाह सिद्दीकी, और शागिर्द थे एहसन मारहरवी के। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इरफान सिद्दीकी दहली में वजारत इरफान सिद्दीकी में दहली में वजारत इतलाआत इतलात व नश्तरियात की मरकजी इतलाती खदमात से वाबस्ता हुए थे 1962 ईस्वी में। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आप लिख लीजिए इसको। इरफान सिद्दीकी दहली में वजारत इतलाआत व नश्तरियात की मरकजी इतलाआती खदमात से इतलाआती एक सेकेंड इतलाआती खदमात से वाबस्ता हुए थे 1962 ईस्वी में। बताइए मुझे क्लियर हुआ या मैं फिर से इसको बताऊं? रिपीट मत करना है। इरफान सिद्दीकी दहली में वजारत इतलाआत व नश्तरियात की मरकजी इतलाआती खदमात से वाबस्ता हुए थे 1962 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इरफान सिद्दीकी का दहली से लखनऊ तबादला कब हुआ था? 1974 में। इरफान सिद्दीकी का दहली से लखनऊ तबादला 1974 में हुआ था। दिल्ली से लखनऊ तबादला हुआ था इरफान सिद्दीकी का 1974 में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इरफान सिद्दीकी लिख लीजिए नेक्स्ट वाला पॉइंट। इरफान सिद्दीकी हुकूमत हिंद के इरफान सिद्दीकी हुकूमत हिंद के सेंट्रल कमान में पीआरओ इरफान सिद्दीकी हुकूमत हिंद के सेंट्रल कमान में पीआरओ मुकर्रर हुए थे 1988 में।
इरफान सिद्दीकी हुकूमत हिंद की सेंट्रल कमान में पीआरओ मुकर्रर हुए थे 1988 ईस्वी में। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इरफान सिद्दीकी डिप्टी प्रिंसिपल इरफान सिद्दीकी डिप्टी प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर की मुलाजमत से सबकदोश हुए थे 1997 में। मैं फिर से रिपीट करूंगी, इरफान सिद्दीकी डिप्टी प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर की मुलाजमत से सबकदोश हुए थे 1997 में। इरफान सिद्दीकी डिप्टी प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर की मुलाजमत से सबकदोश हुए थे 1997 में। लिख लिया, बताइए मुझे। बताइए मुझे। वेरी गुड। तो अब आप इनके कारनामे लिख लीजिए। शाबाश बच्चे, जल्दी से, बस 15 मिनट हमारे पास बच्चे हैं। तो इनके कारनामे लिख लीजिए, इरफान सिद्दीकी के कारनामे। इनके शहरी मजमूए सबसे पहले लिख लीजिए। शहरी कारनामे, जो इनके शहरी मजमूए हैं वो आप लिख लीजिए सबसे पहले। इनके शहरी कारनामे जो भी इसमें आएंगे वो लिख लीजिए। इरफान सिद्दीकी के कारनामे, इनके शहरी कारनामे जो है, सबसे पहले लिख लीजिए कैनवस। शाबाश। सबसे पहले कैनवस लिख लीजिए 1978 में। कैनवस जो है 1978। 1978। उसके बाद शब दरमियान 1984। शब दरमिया 1984। शब दरमियान 1984। इसके बाद लिख लीजिए सात समावात 1992। अहम है इनके शहरी मजमूए, जो भी जो मैं पढ़ा रही हूँ, सबके सब जो इनके शहरी मजमूए हैं बहुत ही अहम है। सात समावात। सात समावात 1992। इसके बाद इश्कनामा, जो हमारे निसाब में भी शामिल है। इश्कनामा 1997, डेट आप याद रखेंगे। इश्कनामा 1997। इसके अलावा दरिया। दरिया, ये दरिया जो है पहले चार मजमू की कुलियात है, यानी कि कैनवस, शब दरमिया, सात समावात और इश्कनामा। ये चार जो है, चार मजमू की कुलियात है ये दरिया। दरिया जो है कुलियात है पहले चार मजमू की। और 1999 आप लिखेंगे दरिया का, 1999।
دریا جو ہے پہلے 4 شہری مجموع کی کیا ہے کلیات ہے دریا کے نام سے 1999. کینوس ہے 1978، شب درمیاں ہے 1984، سات سماوات ہے 1992، عشق نامہ ہے 1997، اور ان چاروں کی ان چار مجموع کی جو کلیات ہے دریا کے نام سے ہے 1999. اس کے علاوہ لکھ لیجیے عوامی ترسیل، ان کی نثری تصنیف ہے عوامی ترسیل 1977، عوامی ترسیل 1977 یہ ان کی نثری تصنیف ہے. اور اس کے علاوہ رابطہ عامہ، رابطہ عامہ ان کی دوسری نثری تصنیف ہے. نثری تصنیف میں جو ہے عوامی ترسیل 1997 اور دوسرا جو ہے رابطہ عامہ 1984. اور پہلے جو میں نے 4 شہری مجموعے بتائے ہیں اور ان کی کلیات جو ہے مجموعی طور پر جو ان کی کلیات ہے دریا کے نام سے ہے. کلیئر ہوا سب کو؟ کہیں پہ کوئی کنفیوژن مت ہے؟ بتائیے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں گے ان کے جو ہے عرفان صدیقی کو غالب ایوارڈ بھی ملا تھا، ان کو غالب ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا. لکھ لیجیے عرفان صدیقی کو غالب ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا. اور ان کو جو ہے میر اکیڈمی لکھنؤ نے نشانی امتیاز میر سے نوازا تھا. نشانی امتیاز میر سے بھی نوازا تھا لکھنؤ نے. عرفان صدیقی کو میرا اکیڈمی لکھنؤ نے نشانیہ امتیاز میر سے نوازا تھا. اور ان کو غالب ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا. اور اس کے علاوہ ادارہ لوح قلم، ادارہ لوح قلم لکھنؤ نے اعزاز مصحفی سے نوازا تھا عرفان صدیقی کو. ایک سیکنڈ میں یہاں پہ لکھوں گی. لوح قلم لکھنؤ نے اعزاز مصحفی، اعزاز مصحفی سے نوازا تھا. اور اس کے علاوہ لکھ لیجیے عرفان صدیقی کو اتر پردیش، عرفان صدیقی کو اتر پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ سے، اردو اکیڈمی ایوارڈ سے مجموعی خدمات، مجموعی خدمات کے اعتراف میں نوازا گیا تھا 1998 میں. عرفان صدیقی کو اتر پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ سے مجموعی خدمات کے اعتراف میں 1998 میں نوازا گیا تھا. کلیئر ہوا؟ بتائیے مجھے یہ سبھی نے لکھ لیا نا جو ان کے اعزازات ہے وہ سبھی نے لکھ لیے؟ یہاں سے کوشچن نہیں بنتا ہے لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے. کہیں سے بھی کوشچن آ سکتا ہے، کبھی بھی، کہیں سے بھی. بتائیے کلیئر ہوا؟ بتائیے اب اگر کہیں بھی کنفیوژن ہے بتائیے مجھے تو کلیئر کریں گے. اور آج کا کلاس ہم رکھیں گے، کل انشاءاللہ ہم ملیں گے شام 7 بجے. کل کی کلاس تھوڑی سی لمبی چلے گی کیونکہ بہت کچھ پڑھنا ہے. اور کل سب لوگ کلاس میں آئیں گے. اور اس کے ساتھ مجھے بتا رہے تھے کل آپ نے بولا تھا بچوں نے یونٹ نمبر کون سا 9 یا 8 میں بھول گئی. مجھے بتائیے کون سا یونٹ ہم منڈے کو پڑھیں گے. اور آپ بھی پڑھائی اچھے سے کر لیجئے کیونکہ اگر دسمبر میں تو ایگزام ہوگا نہیں ویسے تو بھروسہ بھی نہیں ہے لیکن جنوری میں تو ہوگا ہی ہوگا. یونٹ نمبر 8 ٹھیک ہے نا، تو یونٹ نمبر 8 کو ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ.
और आप तैयार रहेंगे सैटरडे या संडे, दोनों में से किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन आप तैयार रहेंगे, अगर सैटरडे को नहीं हुआ तो संडे को होगा, ठीक है ना? हाँ, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो कल हम इसको कंप्लीट करेंगे और जो हफ्ता बीच में आएगा हम पढ़ेंगे भी, आप रिवाइज़ भी करेंगे यूनिट नंबर 3 को और इसका टेस्ट होगा सैटरडे या संडे को और उसके बाद यूनिट नंबर 8 को पढ़ेंगे और यूनिट नंबर 8 को कंप्लीट करने के बाद यूनिट नंबर 4 पर हम आएँगे फिर से, ठीक है ना? कि बहुत सिलेबस अभी पेंडिंग है हमारा। हाँ, बच्चे यूनिट कंप्लीट होने के बाद कब नहीं मैं कभी भी नहीं मतलब ऐसा नहीं है मेरा वो मैं कल ही आपका एग्ज़ाम करती, लेकिन अभी थोड़ा-सा पेंडिंग है इसमें। तो मेरा मतलब है कल आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो इसके बाद जो सैटरडे या संडे आएगी, उन 2 दिनों में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, या तो सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है। बाकी दिनों का नहीं मैंने, सिर्फ़ या तो सैटरडे होगा, नेक्स्ट सैटरडे या तो संडे को होगा। तो कोशिश करेंगे बच्चे संडे को ही टेस्ट लेंगे क्योंकि सैटरडे को हम पढ़ेंगे। कोई बात नहीं बिल्कुल इसी तरह आपका टेस्ट होगा जिस तरह जो है आपने दिया है, आपको पता ही है सभी को। तो अपने क्लास की टाइम पर ही हम उस टेस्ट को भी रखेंगे, तो संडे के दिन इंशाल्लाह आपका टेस्ट लिया जाएगा, यूनिट नंबर 3 का। तैयारी कर लीजिए अच्छे से तब तक हम यूनिट नंबर 8 को भी हमने आधा पढ़ा होगा, तो उसको तुरंत बाद कंप्लीट करने के बाद उसका भी टेस्ट लिया जाएगा। और मैं बताती हूँ आपको सभी को जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, उनको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए उनको। तो आपको पैटर्न भी समझ में आएगा और आपको जो है अच्छे से समझ में आने लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप की आप तैयारी भी करेंगे। और फर्स्ट पेपर को भी पढ़ना है अच्छे से। हाँ, बच्चे जिस तरह जो है इस एग्ज़ाम में था, इस वाले यूनिट में जब हमने एग्ज़ाम लिया यूनिट नंबर 7 का, बिल्कुल उसी पैटर्न का होगा, बिल्कुल वही सारी चीज़ें होंगी। जैसे इसमें था, उसमें भी वैसे ही होगा। ध्यान रखिएगा, पेपर को अच्छे से रीड करना है। क्लियर हुआ सबको? कुछ किसी को अगर बोलना हो तो बताइए, शाबाश। फिर क्लास को हम रखेंगे। चलिए, बताइए। और कल 7 बजे सब लोग आएँगे क्लास में टाइम पे, क्योंकि बहुत कुछ हमें पढ़ना है, इंशाअल्लाह। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।